Hello everyone, this is Praveen. We are here to start the topic Matter ICSE Board Class 8th. ठीक है, मैटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये क्लास 11th में है, बट एज वी ग्रो ऑफ, अब जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो चीज़ें इसके अराउंड घूमेंगी. और आप देखोगे जैसे जैसे बड़े क्लास में जाओगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सॉलिबिलिटीज़ आएंगी. अलग से पहले आईआईटी में भी चैप्टर था, वो हट चुका है. जैसे हमारे पास आता था सॉलिड स्टेट्स, वो भी इसी टॉपिक से डिराइव था. गैसेस स्टेट, वो भी इसी टॉपिक से डिराइव था. तो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी बेसिक फाउंडेशन. और धीरे धीरे चलते चलते इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बदलते हैं, एंड इट्स ऑल टुगेदर बिकम अ टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रेलिवेंट होता है केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी. तो हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं विथ ऑल टुगेदर द कॉन्सेप्ट विच आर देयर इन दिस वेरी टॉपिक. अगर हम इस टॉपिक को देखें तो मैटर पहले होता क्या है? मैटर है कि कोई भी चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ है जिसके पास मास है और जो क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जिस भी स्पीसीज के पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? मैटर कंसीडर करते हैं. द थिंग इज दैट कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर. और इट इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स लाइक एटम मॉलिक्यूल्स जो कॉन्स्टेंटली मोशंस में रहते हैं. टाइनी पार्टिकल्स का मतलब होता है जो भी टाइनी पार्टिकल्स है उसमें, जैसे एटम हो गया. एटम का मतलब जैसे हम कंसीडर करेंगे जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ है. और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? जैसे H2 मॉलिक्यूल हो गया, O2 मॉलिक्यूल हो गया. ये सारे मिलके कोई ना कोई एक स्पेसिफिक मैटर कंसीडर करते हैं या बनाते हैं ना. जब भी हम देखेंगे तो मैटर के कुछ स्टेट्स होते हैं. मैटर स्टेट्स होने का मतलब क्या है कि मैटर सॉलिड भी होता है, मैटर लिक्विड भी होता है, और मैटर हमारे पास क्या होता है? गैसियस भी होता है. नाउ वी शुड क्लासिफाई दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, तो उसके सर्टेन प्रॉपर्टीज होते हैं. उन प्रॉपर्टीज को हम कंसिडर करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आगे ये टॉपिक है क्या. नाउ एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो अगर मेरे पास कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स होएगा जी वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होगा. लिक्विड में अगर हम देखेंगे तो यही पार्टिकल थोड़ा सा दूर होएगा. इसलिए हम देखते हैं लिक्विड में एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. और जब भी हम कोई भी चीज मिलाते हैं तो वो चीज जो सॉल्यूट होता है वो उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आता है. अगर हम गैसियस की बात करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में बहुत बड़ा गैप होता है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कई बार कंसीडर करते हैं कि जो गैसियस पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, आपस में उनकी कोई बाइंडिंग्स नहीं होती. अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो वो बाइंडिंग्स थोड़ी ज़्यादा होती है. अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो वो बाइंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा होती है. इसलिए हम देखेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं और उनके पार्टिकल्स में एक स्ट्रेंथ होता है. और सॉलिड हमेशा एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम में रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर बाइंडिंग्स. दिस थिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर इन द नेक्स्ट वेरी टॉपिक. अब देखेंगे हमारे पास कि अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड के पास हम देखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होएगा उनके पार्टिकल्स में. डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप का मतलब क्या है कि किसी भी सॉलिड को आप पकड़ोगे तो उसके कंसीडर में, चाहे वो राउंड शेप है या कोई भी चीज में, फॉर द वेरी शेप, आप किसी भी चीज को, किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को आप पकड़ो तो उसमें एक डेफिनेट शेप होएगा. और इस केस में उनका एक अपना डेफिनेट वॉल्यूम होगा. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है भाई. लिक्विड हमेशा जिस भी कंटेनर में डालो या जहां पे भी डालो वो उसका शेप ले लेगा, उसके हिसाब से चलेगा. नाउ अगर हम गैसियस पार्टिकल्स की बात करें तो गैसियस पार्टिकल का ना कोई डेफिनेट शेप है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है. वो जहां पे भी जिस कंटेनर में डालिएगा, जिस टेम्परेचर पे डालिएगा, जिस प्रेशर पे डालिएगा, उसका शेप ले लेगा, उसी कंटेनर के हिसाब से होएगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सॉलिड का डेफिनेट शेप है, लिक्विड का डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है बट डेफिनेट शेप नहीं है. और गैसेस स्पीशीज का न डेफिनेट शेप है न डेफिनेट वॉल्यूम है. अगेन
द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि इन सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनको वॉल्यूम देने के लिए और इनको उनके शेप में लाने के लिए. Now coming to the next very slides, these topic is really very important. अगर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें और गैसेस स्पीसीज की बात करें तो ये स्लाइड में आप देखो सारी प्रॉपर्टीज एक के बाद एक सारी चीजों को कंसीडर करने की कोशिश की गई. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हर चीज डेफिनेट है. डेफिनेट मास की बात करें तो हमेशा डेफिनेट होएगा. अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी सॉलिड के केस में डेफिनेट है. शेप की बात करें तो डेफिनेट है. उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं. मतलब कोई भी सॉलिड का पार्टिकल होगा तो अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, उसको किसी भी तरीके से चेंज करने की कोशिश करो, वो बहुत जल्दी किसी भी तरीके के चेंजेस में नहीं आते. तो मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं. उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रांग होता है और स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता. अगर कोई भी सॉलिड का पार्टिकल्स होगा तो वो आपस में बहुत 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 ज्यादा पास में होंगे, उनका कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा. तो सॉलिड पार्टिकल्स आर रियली वेरी क्लोजली पैक्ड. और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे, मतलब एक एटम दो एटम या एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, इसके स्पेस की बात करेंगे तो वो बहुत कम होता है, बहुत ही मिनिमल होता है. लेकिन अगर यही कंसीडर करो आप लिक्विड में तो इट हैज अ बिट अगर हम इनको कंसीडर करेंगे लिक्विड में तो इसकी प्रॉपर्टी सॉलिड से थोड़ी सी अपार्ट डिफरेंट है. अगर हम इसका मास डेफिनेट करेंगे तो वो डेफिनेट होएगा, अगर वॉल्यूम करेंगे तो डेफिनेट होएगा. लेकिन शेप की बात करें तो इसका फिक्स शेप नहीं है. कोई भी जिस भी कंटेनर में डालो, चाहे ग्लास में डालो, जग में डालो, बॉटल में डालो, वो उसका शेप ले लेगा. अगर हम इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉडरेट होता है. जैसे वाटर पार्टिकल्स है तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अगर हम इनके इंटरमॉलिक्यूलर, तो अगर वाटर पार्टिकल्स है उनके बीच में एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक डिफरेंस होता है. एक इनके बीच में इनके बीच में एक स्पेसिफिक क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में अगर तुम सॉल्यूट डालो या कोई भी ऐसी चीज डालने की कोशिश करो, वो आपस में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी दोज पार्टिकल्स. जैसे क्या है, अगर आप पानी में चीनी मिलाओ या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलाओ, आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर्स. वो डिसअपियर होके जाते कहां हैं भाई, जादू से कहीं नहीं जाते, वो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में एंटर कर जाते हैं, वो वहां पे रहते हैं. नाउ कमिंग टू दिस कि अगर हम इसकी बात करें कि पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, तो वो हमारे पास लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. वी कंसिडर दैट कि उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है. एंड अगेन अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और सॉल्यूट उसके बीच में एंटर होता है. द एग्जाम्पल विच वी हैव गिवन, द एग्जाम्पल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है, वो सॉलिड जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो उसके अंदर एंटर कर जाता है. अगर हम गैसियस स्टेट्स की बात करें तो गैसियस स्टेट के बाद मास डेफिनेट होता है. मास डेफिनेट होने का मतलब क्या, ये जो मास वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये आगे चल के बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस क्रिएट करता है. अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये मास वाला जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के बहुत 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 ही आसान हो जाता है. अगर इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आगे चल के ये चीजें थोड़ी सी परेशान करती हैं, बट वी हैव टू कंसिडर दोस थिंग्स. वॉल्यूम इसका इंडेफिनिट होता है. वॉल्यूम इंडेफिनिट होने का मतलब क्या है कि अगर गैसियस पार्टिकल को किसी कंटेनर में डालो तो वो उसका वॉल्यूम ले लेगा, लेकिन अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाओ तो उसका वॉल्यूम श्रिंक भी होता है. आई बात समझ में कि नहीं. जैसे सपोज करो कि हमारे किसी भी कंटेनर में जैसे परफ्यूम है या जो भी चीज है, वो एक छोटे से कंटेनर में पैक्ड है, लेकिन जैसे ही तुमने उसको स्प्रे किया तो वो क्या होगा, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंडेफिनिट होता है, क्योंकि वो चेंज होएगा विथ टेम्परेचर, विथ प्रेशर. हमारे पास उसका शेप फिक्स नहीं होता. उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है भाई, बहुत दूर दूर होते हैं वो, और वो बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर सर्टेन वेरी डिस्टेंस पे होते हैं, और जैसे ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है. नाउ अगर हम देखेंगे कि इनके पार्टिकल्स हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है. एक पार्टिकल्स यहां है तो दूसरा पार्टिकल वहां है तो तीसरा पार्टिकल्स यहां है.
तो दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। नाउ अगर हम देखेंगे तो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस स्लाइड को एक बार आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना। डू कंसिडर दिस टॉपिक इज बिट वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड को एक बार कंसिडर जरूर करना। नाउ इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना, थोड़ा ये सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। नाउ कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरीज ऑफ मैटर क्या है कि अगर हम किसी भी मैटर को देखें तो वो एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, चाहे वो सॉलिड हो गया, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, चाहे वो लिक्विड पार्टिकल्स हो गया, चाहे वो गैसियस पार्टिकल्स हो गया, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। सबसे खास बात क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दीज पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। कंटिन्यूअस मोशन में है ये पार्टिकल्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट यस, दीज पार्टिकल्स आर रियली इन अ कंटिन्यूअस मोशन। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो उनके पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांगली आपस में बाइंडेड हैं, तो इनके बीच का जो मोशन है ना भाई, वो सबसे मिनिमल होएगा। लेकिन अगर हम लिक्विड पार्टिकल्स की बात करें तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या, थोड़ा कम है, तो इनके पार्टिकल्स का मोशन होगा। और गैसियस पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा मोशन होगा क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे 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 कम है। तो अगर हम इन पार्टिकल्स को थोड़ी सी एनर्जी दे, लेट सपोज कि कहीं पे तुमने क्या किया है कि इन पार्टिकल्स को क्या किया है, फिक्स कर लिया। जैसे सपोज करो किसी कंटेनर में तुमने क्या किया, एक जगह सॉलिड रख लिया, किसी कंटेनर में किसी कंटेनर में आपने क्या किया, कि एक जगह आपने क्या किया, किसी कंटेनर में आपने लिक्विड रख लिया और किसी कंटेनर में आपने क्या किया कि गैस रख लिया, और आप इन पार्टिकल्स को हीट करना शुरू कर देंगे। तो आप देखोगे कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा वीकली बाइंडेड हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स, थोड़ा इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनकी उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और उसी स्पेसिफिक प्रेशर पे जो रैंडम मोशन होगा वो कम होगा। और सबसे कम रैंडम मोशन किसके बीच में होगा, सॉलिड्स के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स जो है आपस में एक बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होते हैं, तो इनके बीच में जो मोशंस होंगे वो ना के बराबर होंगे। बट यस, देयर इज मोशन इन ईच ऑफ द वेरी स्टेट्स, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो, इन पार्टिकल्स में इनमें हमेशा क्या होता है, मोशन होता है। नाउ कंसिडरिंग दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, ये पार्टिकल्स जो हैं एक काइनेटिक मोशंस का मतलब कि एक रैंडम मोशंस में, अगर ये यहां पे है तो कुछ टाइम बाद यहां पे रहेंगे, कुछ टाइम बाद यहां पे रहेंगे। इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्या, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ अ रैंडम मोशंस, ठीक है ना। इन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है विच इंक्रीजेज विथ ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी भी कंटेनर में आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को रख के, चाहे सॉलिड रखो चाहे कोई भी चीज रखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज को रखो, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके पार्टिकल्स एक स्ट्रॉन्ग रैंडम मोशंस में जाना शुरू कर देते हैं, इसको पहली बार जो ऑब्जर्व किया था जिसने, वो ब्राउनियन ने किया था, ब्राउनियन साइंटिस्ट ने किया था हमारे पास, रॉबर्ट। इसी को हम ब्राउनियन मोशंस के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था, इसको ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, हमेशा ये पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मोशंस का मतलब क्या होगा कि इनका जो पाथ होगा, पहले इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। दे विल ऑलवेज फॉलो जिगजैग मोशन। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरीके का मतलब एक ट्रैजेक्टरी ले लिया या कभी पे कोई कर्व पाथ फॉलो किया। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। दे विल ऑलवेज फॉलो अ जिगजैग मोशन, मतलब हमेशा इस तरह के मोशन करेंगे। तो ये ऑल टुगेदर इसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरीज ऑफ मैटर। नाउ एक्सप्लेनिंग
एक चीज और है कि हमने इससे पहले जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो एक्सप्लेनेशन किया था वो कैसे एक्सप्लेन किया था, उनके फोर्सेस के बीच में, कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके पार्टिकल्स कितना मोशन कर रहे हैं, किस तरीके से मोशन कर रहे हैं। नाउ हियर कम्स कि अगर मेरे पास काइनेटिक थ्योरी से अगर उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है तो वो ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा क्या है, क्लोजली अटैच्ड है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा क्लोजली बाइंडेड है। तो उनके बीच का जो मोशन होगा ना भाई वो मिनिमम होएगा। लेकिन अगर लिक्विड है तो उसके बीच का मोशन क्या होएगा, यू कैन ऑब्जर्व इट। अब देखो जैसे क्या है कि किसी भी कंटेनर में आपने लिया, ठीक है ना जी, किसी भी कंटेनर में लिया आपने, इसको लिक्विड से भर दिया है ना, लिक्विड से भर दिया, और जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे ना तो आप देखोगे कि एक तरीके का सर्कल चलेगा। नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आएंगे, ऊपर के पार्टिकल्स नीचे जाएंगे। इसको हम पानी के अंदर का कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। जो नीचे के पार्टिकल्स है ना वो ऊपर जाते हैं। अब नीचे के पार्टिकल्स ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि नीचे का पार्टिकल गर्म हो जाता है जी, तो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर का पार्टिकल जो होता है वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या आएगा, नीचे चलाएगा। तो दिस मोशन कंटिन्यूअसली हैपेंस इन लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड में ये प्रोसेस नहीं होता, लिक्विड में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड से ज्यादा मोशन किस में है, लिक्विड पार्टिकल्स में। सॉलिड से ज्यादा मोशन किस में है, लिक्विड पार्टिकल्स में। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, गैसियस पार्टिकल। भाई गैसियस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर बोल रहा हूं, ना के बराबर होता है। तो इनको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो वो जिस भी कंटेनर में डाला हुआ है उस कंटेनर में बहुत ही स्ट्रांग मोशन से जिगजैग करना शुरू कर देते हैं। तो दिस काइनेटिक थ्योरीज, आई मीन द मोशन इन द पार्टिकल्स, जो ब्राउनियन मोशन है, इट कैन वेरी मच एक्सप्लेन कि भाई कौन सी स्पीसीज सॉलिड है, कौन सी स्पीसीज लिक्विड स्टेट में है और कौन सा स्पीसीज गैसेस स्टेट में है। दिस मोशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफाई कर लेगा कि भाई कौन सा स्पीसीज सॉलिड स्टेट में, कौन सा लिक्विड में और कौन सा गैसेस में स्टेट में। नाउ हम स्टेट का इंटर कन्वर्जन करते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब कि अभी तक आपने एक चीज देखी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में भी चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनके पार्टिकल्स एक जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक थ्योरीज। तो इसका आउटकम मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इस आउटकम का क्या चेंज, मतलब क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो इसका इंपैक्ट ये है, ये इसका इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको तुमने हीट करना शुरू किया, मतलब कोई भी सॉलिड चीज है उसको तुमने एनर्जी देनी शुरू की, गर्म करना शुरू किया, तो वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। जैसे वैक्स है, वैक्स मोमबत्ती में जो होता है, दिवाली के टाइम में उसको हम हीट करना शुरू करते हैं। जैसे उसको गर्म करना शुरू करोगे तो वो हीट ऑब्जॉर्व करेगा और वो मेल्ट करना शुरू कर जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लेकिन अगर उस जो वो प्रोसेस है जिसको तुम हीट कर रहे हो, उस हीटिंग प्रोसेस को तुम वहां से बाहर निकाल लो, मतलब उसको गर्म करना बंद कर दो। जैसे ही गर्म करना बंद कर दोगे, व्हेन यू स्टॉप दोस प्रोसेसेस, तो क्या होगा, वो वापस से फ्रीज आउट हो जाएगा। और होगा क्या कि जो हीटिंग है, जितना वो हीट हुआ है वो लिबरेट आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये हीट आउट होकर वापस से क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। नाउ अगर हमारे पास अगेन आप देखोगे कि अगर लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज है उसको आपने हीट करना शुरू किया तो वो इवोपरेट करके किस में कन्वर्ट हो गया, इवोपरेट करके किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस स्पीसीज में। किस में कन्वर्ट हो गया, इवोपरेट करके किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस स्पीड में, स्पीसीज में। अब देखो अगर उस गैसेस स्पीसीज को वापस कूल डाउन कर दिया जाए, कूल डाउन करने का मतलब कि जो एनर्जी उस पर लगा रहे हो उसकी हीटिंग पे, वो वापस आपने निकाल दिया, तो वो क्या होगा, कंडेंस्ड होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, कंडेंस्ड होकर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सेम गोज कि जब हम अपने किचन में जाते हैं, एक वेसल में पानी गर्म किया, उसके ऊपर एक लिड लगाया, उसको हीट अप करना शुरू किया, तो उस पानी से वो क्या होगा, इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, इवोपरेशन होना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम, यू नो, अगर उस प्रोसेस को आपने कर दिया, उस लीड को उठा के बाहर रख दिया, उस वेसल को उठा के आपने बाहर रख दिया और नॉब को बंद कर दिया आपने, अपने जो भी कैटल या जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, अगर स्विच ऑफ कर दिया कैटल को, तो आप देखोगे कि धीरे 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 वो क्या होगा, लिक्विड जो है वो क्या होगा, जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंडेंस्ड आउट होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास वाटर है, H2O है, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है जी, तो इसको आप हीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो,
इसको वाटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैसियस फॉर्म में, और ये वापस ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, और ये गैसियस फॉर्म में। इट डिपेंड्स कि आप उसको हीट कर रहे हैं या उसमें से टेम्परेचर बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड चीज है तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैसियस में। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन करते हैं। अगर हम उसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस में। और अगर उसी गैसियस पार्टिकल को हमने क्या किया, लूज आउट किया, या उस पर एनर्जी बाहर की तरफ निकाली, या उसको ऐसे छोड़ दिया, ठंडा कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस किस में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैटर है अगर उसको हम हीट करते हैं तो उसमें से क्या होगा, अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो अपने स्टेट को इंटरचेंज कर देगा। मतलब स्टेट, सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड स्टेट गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है, अगेन गैसेस लिक्विड में आ सकता है, और अगेन लिक्विड सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कि आप उसको हीट कर रहे हैं, उसमें से टेम्परेचर निकाल रहे हो या टेम्परेचर दे रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हियर कम्स few example which we have to be very much careful for। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसको कंसिडर करो और देखने की कोशिश करो कि अगर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड जा रही है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आइस मेल्ट हो गया इनटू वाटर। अगर फ्रीजिंग की बात करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में। बेस्ट एग्जांपल है वाटर फ्रीज कर रहा है। इवोपरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इवोपरेशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, बड़ा गजब का टॉपिक है इवोपरेशन। इसमें है कुछ जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, इवोपरेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन अगेन गैस से लिक्विड फॉर्म में, वाटर वेपर के ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाएंगे। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, कैम्फर, हमारे घर में जो कपूर होता है, ठीक है ना, या हम अपने फॉर दैट वेरी एक वॉशरूम में कुछ कुछ रखते हैं जो एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है, सूदिंग स्मेल देता है, वो भी उसमें यूज हो जाता है। ड्राई आइस, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से डिपोजिशन सॉलिड टू गैस, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। अच्छा, डिपोजिशन का एक बेस्ट एग्जांपल और भी है कि आप अपने गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें आप देखोगे एक टाइम इंटरवल बाद कार्बन डिपॉजिट होता रहता है। मतलब उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि वो कार्बन डिपॉजिट होता क्या है इन नेक्स्ट वेरी टॉपिक्स। इस स्लाइड का आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेना फॉर द एग्जांपल। नाउ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इंटर कन्वर्जन स्टेट्स में, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इंटर कन्वर्जन स्टेट्स के प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे हैं। पहली चीज है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कॉमन पॉइंट है। लेकिन जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो छोटे क्लास में ये जो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जब आप थोड़े सा बड़े क्लास में आओगे तो इस मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन थोड़ा चेंज होएगा। अब वो जब हम बड़े क्लास में आएंगे थोड़ा सा तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ट्रुथ यही है, सच यही है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस जहां पे लिक्विड चेंज होता है गैसेस स्टेट में, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन करते हैं। ठीक है ना, ये चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। और ये बॉइलिंग से रिलेटेड नहीं है भाई, बॉइलिंग अलग चीज है, इवोपरेशन अलग चीज है। जैसे हमने अपने कपड़े धोए, बाहर हमने टांग दिए धूप में, कुछ टाइम बाद वो कपड़े सूख गए, दैट इज इवोपरेशन। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड है और लेक है आपके आसपास वो सूख जाती है या सूखने के कगार पे होते हैं, दैट इज इवोपरेशन। लेकिन इवोपरेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है, इस चीज को देखो कि लेट सपोज कि अगर तुमने कोई बड़ा कंटेनर लिया है, बड़ा, उसका फेस इस तरीके से, इसका ये सरफेस एरिया है, ये बड़ा सरफेस एरिया, ये कंटेनर लिया और इसमें तुमने पानी रख दिया। लेट सपोज ये पानी का जो अमाउंट है, लेट सपोज 2 लीटर है पानी का अमाउंट, 2 लीटर है। लेकिन यही चीज, यही अमाउंट आपने क्या किया, कोई छोटा कंटेनर लिया। लेट सपोज कि कोई छोटा कंटेनर आपने लिया जिसकी ओपनिंग, लेट सपोज कि कोई छोटा कंटेनर लिया, लेट सपोज कि कोई छोटा कंटेनर लिया
ठीक है, ऐसे, लेकिन इसकी ओपनिंग कम है और इसमें भी 2 लीटर पानी आया, 2 लीटर वाटर, इसमें भी 2 लीटर पानी आया, इसमें भी 2 लीटर पानी आया। पर एक चीज देखना, इसका इवोपरेशन अगर दोनों का आपने एटमॉस्फेयर में या अपने छत पे ऊपर रख दिया तो इसका इवोपरेशन जल्दी होगा, पर इसका इवोपरेशन कम होगा। शाम तक हो सकता है, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, 1-2 दिन बाद देखोगे तो हो सकता है कि ये ड्राई आउट हो जाए, पर ये ड्राई आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस बहुत बड़ा है, इसका जो एरिया, जो खुला एरिया है वो काफी बड़ा है, तो यहां से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है ना वो ज्यादा होएगा, पर यहां से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है ना जी कम होगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, छोटा है। तो जो इवोपरेशन का रेट होगा यहां पे कम होएगा और यहां पे ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना टू। आप देखो कि आप अगर कपड़े धोते हो और उसको अच्छे से फैलाते हो तो वो जल्दी सूख जाता है, लेकिन ऐसे अगर चिमड़ा मुमड़ा ऐसे ही रख दिया आपने तो उसका जो इवोपरेशन होएगा वो क्या होएगा, वो जल्दी नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अगर सरफेस एरिया खुला है उतना जल्दी वो इवोपरेशन होएगा और उतना जल्दी वो सूख जाएगा, या उतना जल्दी वो उसमें से पानी खत्म हो जाएगा। तो इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस, या बॉइल करना शुरू कर दे। जब भी हम रैपिडली उसकी बात करें तो वो बॉइल करना, टेम्परेचर जहां पे जो भी जो है वो बॉइल करना शुरू कर दे, मतलब स्टार्ट करे बॉइलिंग, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब जहां पे वो बॉइल करना शुरू करे लिक्विड, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इन दैट वेरी सेक हम सबको पता है कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना शुरू कर देता है। तो इस केस में दिस इज द टर्म जो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, इन चीज को देखो जरा, कि अगर आपने जहां पे हमारे पास गैसेस टर्न्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे क्या है, गर्मियों में आप ठंडा पानी पीते हो, जैसे ही फ्रिज से आपने बॉटल निकाली तो उसके आसपास क्या होएगा भाई, उसके आसपास वाटर डिपॉजिट्स होना, वाटर ड्रॉपलेट्स चारों तरफ उसके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, चारों तरफ उसके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जो भी वार्म वाटर आएगा या मॉइस्चर आएगा, जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस जहां पे आप टेम्परेचर कम करोगे तो जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, जैसे आपने टेम्परेचर कम किया और इस कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में जैसे इसके एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है जैसे वो आया, वो क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया। तो कंडेंसेशन के लिए आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को कम करना होगा। मेल्टिंग के लिए क्या करना होगा आपको, मेल्टिंग करने के लिए क्या करना होगा आपको, कोई भी सॉलिड चीज को मेल्ट करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा। बॉइलिंग के लिए क्या करना होगा आपको, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। इवोपरेशन के लिए क्या करना होगा आपको, टेम्परेचर बढ़ता ही है, हायर टेम्परेचर पे इवोपरेशन होता है। कंडेंसेशन के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना होगा, कम करना होगा। लोअर टेम्परेचर पे चीजें कंडेंस्ड होती हैं। नाउ अगर एक चीज है, अगर हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन की, तो गैसेस जो होते हैं लिक्विफाई करना शुरू हो जाए। अब लिक्विफिकेशन, कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। कंडेंसेशन में आपने क्या किया कि कहीं पे आपने ओपन किया, एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट एयर आई और वहां पे कंडेंस्ड होकर वाटर ड्रॉपलेट बनना शुरू हो गया, तो दैट इज कंडेंसेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी गैसेस पार्टिकल्स को हम किसी कंटेनर के अंदर, मतलब क्या है, ये कंटेनर के अंदर है, ये कंटेनर है, इसको हम पिस्टन बोलते हैं। इस पिस्टन के अंदर हमने क्या किया, गैसियस पार्टिकल्स को रखा और उसको ऊपर से हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही वो कंप्रेस हुआ उसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं वो क्या होते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जैसे आप नॉब खोलोगे तो वो जो अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में। तो हुआ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया और ऊपर से इतना प्रेशर लगाया गया कि वो जो गैसियस पार्टिकल्स है जो बहुत दूर दूर पहले रहते थे, इतना प्रेशर लगाया गया कि वो सारे पार्टिकल्स पास में आ गए और लिक्विड स्टेट के क्राइटेरिया को पूरा कर दिया। लिक्विड स्टेट का क्या क्राइटेरिया होता है कि
जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास रहते हैं, सॉलिड के बहुत पास होते हैं, और लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होता है। तो याद रखना कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन अलग है भाई। तो क्या किया तुमने, जो भी उनके पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर हैं उसको ऊपर से तुमने क्या किया, प्रेशर लगाया। जैसे ही प्रेशर लगाया तो ये पार्टिकल्स क्या हो गया, पास पास आ गए, और जैसे ही ये पार्टिकल्स पास आ गए तो वो क्या आ गया, लिक्विफाई हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया। याद रखना ये जो भी प्रोसेस होगा अप्लाई करेंगे, it always take place at constant temperature। बड़े क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में इसको आइसोथर्म प्रोसेस भी बोलते हैं या आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। विदाउट टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो हम प्रेशर लगाएंगे तो जो इंपैक्ट लिक्विफिकेशन का होएगा वो होएगा नहीं। जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर्स आते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, वो बोलते हैं 16 पॉइंट सम केजी का है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लिक्विफिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होएगा और हमारे घर में जो गैसेज आएंगे वो कम आएंगे, तो इसके वजह से दैट विल नॉट बी दैट इकोनॉमिकल फॉर अस। तो ऑलवेज अप्लाई दीज माइंड कि जब भी लिक्विफिकेशन होएगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, अगेन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसके कांटेक्ट में आ रही है तो कंडेंस्ड हो रही है। लिक्विफिकेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। लिक्विफिकेशन में आप प्रेशर लगा रहे हो ऊपर से, तो ऑलवेज कंसीडर दीज थिंग्स। अगर प्रॉब्लम होएगा तो ये डायग्राम हमेशा अपने दिमाग में रखना कि लिक्विफिकेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग होता क्या है, जहां पे लिक्विड टर्न्स टू सॉलिड, कूल करने पे सॉलिडिफाई हो जाए, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग में देखो हमने क्या किया, फ्रीजिंग इज अगेन अ प्रोसेस जहां पे हमने टेम्परेचर को क्या किया है, कम किया है। फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस जहां पे हमने टेम्परेचर को क्या किया है, कम किया है। तो हुआ क्या है कि लिक्विड को हम, जैसे हम बेसिकली करते क्या, हम सबके घरों में फ्रिज होता है, फ्रीजर के अंदर एक डेडिकेटेड एरिया होता है जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आइस क्यूब बनते हैं, हम उस आइस ट्रे में क्या करते हैं, पानी रखते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल। हमको पता है कि जो पानी है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। किसके लिए, ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर। मिल्क का एक अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हर एक लिक्विड का एक अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दिस फ्रीजिंग पॉइंट इज ओनली फॉर वाटर। अगर आप उस पानी में कोई सॉल्यूट मिला दो, मतलब कि चीनी मिला दो, नमक मिला दो, या फॉर दैट वेरी सेक उसको आइसक्रीम बना के कुछ कुछ करने की कोशिश करो, यू मिक्स समथिंग एंड ट्राई टू डू दिस वेरी एक्सपेरिमेंट, तो उस केस में ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होएगा, वो चेंज हो जाएगा। पर अगर हम स्पेसिफिकली वाटर की बात करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। होता क्या है कि पानी किस में कन्वर्ट हो गया, आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हो गया, ग्रेजुअली जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया तो उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग्स हैं वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। अगर कोई आइस के बीच में कोई भी गैप है, इट विल फ्रीज लाइक एनीथिंग। अब देखो एक चीज और, यहां से क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आइस इज अ सॉलिड, देन ऑल्सो यू पुट इट इन अ वाटर, अगर पानी में डालो तो वो फ्लोट करता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर जब अगर वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया तो फ्लोट करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, थोड़ा इसको सोचना। विल बी डिस्कसिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन आवर टॉपिक्स, और जैसे जैसे करके आप प्रोसीड करेंगे, इस चीज को देखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑल्सो स्लाइड जो वाटर होता है जब फ्रीज हो गया और आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया तो वो फ्लोट करता है। व्हाट इज द रीजन, ये आप एक बार सोचना जरूर। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड जैसे जैसे फ्रीज करेगा, सॉलिडिफाई में कन्वर्ट होगा, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कोई और पार्टिकल, कोई और पानी के साथ कुछ और आप मिला दो तो देन अगेन दैट इज नॉट अ प्योर वाटर, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जरूर ऊपर नीचे होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसियस पार्टिकल्स में, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल्स, जो हम अपने सर्दियों में अपने
कपड़ों के अंदर डालते हैं छोटे छोटे बॉल्स, उसको हम नैप्थलीन बॉल्स बोलते हैं। उसको अगर आप बाहर की तरफ छोड़ दो, रूम में छोड़ दो या बाहर की तरफ छोड़ दो, तो वो क्या होएगा, अपने आप इवोपरेट कर जाएगा और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप इवोपरेट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। जस्ट लुक इनटू द एग्जांपल्स। नेक्स्ट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप बड़े क्लास में जाओगे तो एक इक्वेशन आएगी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वहां पे क्या बोलेगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अदर। यहां पे वो चीज है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वही चीज यहां पे भी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन स्टेट टू अदर। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, पर वो चीज डिस्ट्रॉय कभी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना इसके, देयर इज फ्यू एग्जांपल्स, पर एक चीज जो बड़ा कॉमन है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर। अब ये टॉपिक देखने से पहले मेरे को एक चीज थोड़ा आपको लगना चाहिए कि आपने पीरियोडिक टेबल और एटम के मासेस के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कैसे, एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, H2 करके एक गैस है, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन करके एक गैस है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स। क्या बना रहे हैं, वाटर। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो करीब करीब 1 के होता है। तो 2 हाइड्रोजन हो गए तो इनको मल्टीप्लाई किया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया जी 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया जी 32। लेकिन अगर हम इधर वाटर पार्टिकल्स की बात करें तो हाइड्रोजन यहां पे, तो एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, 1 इंटू 2 कर दिया और प्लस करेंगे 16, तो टोटल कितना हो गया 18। ये तरीका होता है, दिस इज अ वे जहां पे आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। ये थोड़ा बड़े क्लासेस का भी है, पर इस चीज को सीखना होगा थोड़ा आपको कि हम हमेशा किस तरीके से मास निकालते हैं। इसको आपने ऐड किया तो वाटर का टोटल मास कितना आ गया जी 18, और यहां पे आप देखेंगे तो 32 किसका है, 32 ऑक्सीजन का है, और 2 किसका है, 2 किसका है, हाइड्रोजन का है। इन दोनों का ऐड कर रहे हो तो टोटल मास इधर कितना आ रहा है 34, लेकिन यहां कितना आ रहा है 18। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर। तो भाई इसी प्रोसेस, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों होता है कि दोनों तरफ के जो एटम हैं, दोनों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, दोनों तरफ की चीजें हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे हम हमेशा क्या लिख देंगे, H2 के आगे हम 2 लिख देंगे और वाटर मॉलिक्यूल के आगे 2 लिख देंगे। तो आप देखोगे कि दोनों तरफ बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब इस साइड भी जो हाइड्रोजन है उसके 4 एटम है, 2 यहां पे 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 इसके हमारे पास क्या हो गया, एटम हो गए किसके, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है यहां पे, तो यहां पे भी हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया जी 4, और यहां पे भी ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया 2। तो इधर एटम भी बैलेंस हो गया, और एटम बैलेंस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मास बैलेंस हो गया। तो इसलिए इस चीज को, इस स्लाइड को एक बार रोक के, एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा ऑलवेज कंसीडर करना कि कैसे इसको करने की कोशिश की गई। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट का जितना मास होएगा प्रोडक्ट का मास उतना ही होएगा। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इस करके ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लास 9th में भी आपको डिस्कस किए जाएंगे केमिकल इक्वेशंस में। तो यू जस्ट डू कंसीडर दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इनको बैलेंस करके ही करा होगा। जब बैलेंस करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो दोनों तरफ का मास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान से इन स्लाइड्स में इन पॉइंट्स को कंसिडर कर लेना। Now, here comes the end of the topic. If you find this video really,
सपोर्टिंग टू यू। किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपको कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, डू सपोर्ट अस, डू लाइक अस। थैंक यू वेरी मच।